नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका आपके फेवरेट हेल्दी शो यू मी एंड हेल्थ में। फ्रेंड्स, बदलती लाइफस्टाइल ने जहां हमें लग्जरी चीज़ें दी हैं, वहीं हमें उपहार में दिए बहुत सारी बीमारियां। उन बहुत सी बीमारियों में एक बीमारी प्रमुख है, जिसे कहते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा। आज यू मी एंड हेल्थ में हम बात करने वाले हैं मोटापे के ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर जीवन कांकरिया से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जीवन कांकरिया SMS हॉस्पिटल जयपुर में लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी यानी मोटापा होता क्या है? मोटापा यानी एक्सेस बॉडी फैट। अपना जो बॉडी फैट होता है उससे एक्सेस जो बॉडी फैट होता है उसको मोटापा कहते हैं। जी, सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल लेंथ हाइट वाला, उसका क्या वज़न होता है? वज़न हाइट और वेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर नॉर्मल वज़न से 20% अधिक वज़न होता है तो उसको मोटापा के रूप में कहा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोटापे का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की कैटेगरी में आता है। जी डॉक्टर, एक टर्म आती है BMI, वो क्या मोटापे से रिलेटेड होती है कुछ? जी हाँ, मोटापे का जो असली तौल है दो तरीके से किया जाता है। एक तो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, और दूसरा होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस की कमर के नाप से मोटापा तय किया जाता है। जो BMI होती है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको अपन तोलते हैं वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जी इसके हिसाब से मोटापे का वेट किया जाता है। जी अगर BMI 18 से लेकर के 25 तक के फिगर में जिसमें आती है उसे नॉर्मल वेट कहते हैं। अगर ये 25 से लेकर के 30 तक पहुंच जाती है तो इसे ओवरवेट कहते हैं, और 30 से 35 के कैटेगरी में माइल्ड केस, और 35 से 40 मॉडरेट केस, और 40 से 45 के बीच में सीवियर ओबेसिटी कहते हैं, और 50 से अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तो उसे सीवियर और सुपर ओबेज पेशेंट्स कहते हैं। जी डॉक्टर, ये बताएं कि ओबेसिटी इतना बढ़ क्यों रही है? आज की लाइफ स्टाइल्स, सिटिंग जॉब्स, नो एक्सरसाइज, नो डाइटरी हैबिट, प्रॉपर डाइटरी हैबिट, एंड लॉट ऑफ बेवरेजेस। डॉक्टर, अभी आपने बोला कि डाइट जो हमारी होती है वो भी अहम रोल प्ले करती है इसमें, तो ये पूछना चाहेंगे कि सामान्य व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है? देखिए, ऊर्जा की ज़रूरत होती है आदमी के कार्य क्षमता पर। अगर आदमी बिल्कुल बैठा हुआ है दिन भर तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर के 1500 कैलोरी के बीच में खर्च होती है। और अगर जैसे कोई मज़दूर है जो 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक अगर लगातार काम कर रहा है तो उसको कम से कम 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। जब हम डाइट की बात करते हैं तो टर्म आती है हाई कैलोरी और लो कैलोरी, तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं आप। लो कैलोरी डाइट, हम डाइट को तोलते हैं हमारी 3 चीज़ों से। हम जनरली खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब बॉडी के अंदर हम यूज़ में लेते हैं। जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बाकी मिनरल्स, विटामिन्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, बट ये अपने शरीर के दूसरे कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर अगर हम 1 ग्राम उसमें कोई चीज़ खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। लेकिन अगर वसा हम खाते हैं यानी चर्बी, जिसको फैट बोलते हैं, वो हम लेते हैं तो 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। तो अगर हमें कम ऊर्जा की चीज़ें खानी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खानी चाहिए। और हमें अगर फैट चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें जिसमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी जा रही है वो हमारे लिए हानिकारक है, और वही हाई कैलोरी डाइट कहलाता है। जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट सिंपल रोटी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जैसे दूध है, प्रोटीन अंडे हैं, इसके अलावा जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। बट अगर उसमें चर्बी की मात्रा, फैट की मात्रा आ जाती है, जैसे मिल्क है, अगर हम प्योर मिल्क लेते हैं तो उसमें फैट एक्स्ट्रा होता है। अगर स्किम्ड मिल्क लेते हैं जैसे छाछ का रूप है तो उसमें फैट निकल जाता है, तो वो प्रोटीन की मात्रा रहती है लेकिन वसा की मात्रा ख़त्म हो जाती है। कई लोग ये मोटापा कम करने के चक्कर में लूकी रोटी खाना शुरू कर देते हैं, घी नहीं लगाते हैं रोटी पर, तो क्या एक रोटी पर मामूली सा जो घी होता है वो भी कहीं ना कहीं वसा को बढ़ाता है? मैडम, ऐसा है कि आप एनर्जी को तोल करके ही अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मान लो 4 रोटी खा रहे हैं और उसमें चारों में अगर थोड़ा थोड़ा घी चुपड़ा हुआ है, अगर मान लो आधा आधा ग्राम भी जाता है तो वो 2 ग्राम चर्बी की में ही काउंट होता है। और उसकी एनर्जी अगर आपके रूटीन एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा जा रही है तो नो डाउट वो भी आपका वेट गेन का कारण होगी। बिल्कुल।
डॉक्टर ये बताएं कि ओबेसिटी यानी मोटापा से जुड़ी और कौन कौन सी बीमारियां हैं? ओबेसिटी ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर भाग को अपंग बना देती है। हार्ट से शुरू कीजिए, आपने हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जॉइंट्स में पेन है, इसके अलावा फीमेल्स में इनफर्टिलिटी है, माहवारी टाइम पर नहीं आना है, ये सब ओबेसिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मोटापे से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड कुछ मिथ भी हैं लोगों में, उन मिथ के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, मोटापे से मैंने ये कहा था कि शरीर का हर अंग मोटापे से जुड़ा हुआ होता है। मोटापे से किसी भी अंग को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। मोटापा आज के युग में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ भी गिना जा रहा है। कोई ज़माने में स्मोकिंग जो था वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ था, बट आज के ज़माने में मोटापा आने वाले दिनों में हो सकता है कि मृत्यु का सबसे ज़्यादा कारण हो, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, जो ऑलरेडी ही आजकल के पेशेंट्स में सबसे कॉमन चीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर उसके साथ में ओबेसिटी और मोटापा अगर जोड़ दिया जाता है तो इसकी मात्रा 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह जॉइंट्स में पेन है, जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आदमी दुबला पतला है तो हो सकता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी ही ना हो, लेकिन अगर घुटने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई और साथ में मोटापा एसोसिएटेड हो गया तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, चाहे कितना भी बीमारी का इलाज करवा लो, घुटने बदलवा लो, जब तक कि ओबेसिटी पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं होगा। इसी तरह डायबिटीज़, जो कि एक तो होती है जन्म से डायबिटीज़ जिसको डायबिटीज़ 1 बोलते हैं, और एक होती है ओबेसिटी के कारण या कोई डाइटरी फैक्टर्स के कारण उसे डायबिटीज़ 2 बोलते हैं, जो कि मेनली ओबेसिटी के कारण होती है। आज के युग में डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर ये बताएं कि मोटापा और मोटापे से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं कितनी घातक हो सकती हैं? हाइपरटेंशन अगर कंटिन्यूस बढ़ता रहा तो इश्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसको कि हार्ट अटैक बोलते हैं, वो तुरंत प्रभाव से हो सकता है। ब्रेन हेमरेज, अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। डायबिटीज़ है, कभी भी पेशेंट कोमा में जा सकता है, तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट हेल्दी शो यू मी एंड हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जीवन कांकरिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं मोटापे के इलाज के बारे में। डॉक्टर ये बताएं कि जंक फूड का प्रचलन जितना हो रहा है, लोग पाश्चात्य जीवन शैली को जो अपना रहे हैं, उसका मोटापे पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल मैडम, यही आज का टाइम है जो कि जंक फूड की वजह से ही मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि पहला तो है सिटिंग और दूसरा इसके साथ में अधिक जंक फूड्स खाना, क्योंकि कोई भी जंक फूड्स होता है उसमें फैटी ऑयल या लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और वही एक कारण है कि स्ट्रेस, सिटिंग और साथ में ये जंक फूड्स ओबेसिटी का कारण बढ़ता जा रहा है। जंक फूड शहरी लोग ज़्यादा ले रहे हैं, ग्रामीण परिवेश अभी इससे अछूता रहा है, तो ओबेसिटी की रेट क्या है? ओबेसिटी ही अभी सिटीज़ में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आज के दुनिया का अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 65% लोग जो है ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, और हमारे हिंदुस्तान में जो अभी है 60 लैक्स हैं, जिसके अंदर की 60 से 70% जो है वो सिटीज़ के अंदर है। अगर मैं महिला और पुरुष के रेशो की बात करूं तो मोटापा सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करता है? ऑफ कोर्स महिलाओं में ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी फैट को महत्व दिया जाता है, चर्बी खाना यानी ऑयली फूड्स खाना, और फीमेल्स के अंदर जनरली डिलीवरीज के बाद में या आफ्टर इशू बर्थ के बाद में, जब बेबी बर्थ होता है तो उसके बाद में उनको ये मिथ्या है कि उनको ऑयल से ज़्यादा दिया जाए। कहाँ तक सही है इतना गरिष्ठ भोजन खिलाना? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसकी जगह अपन वेजिटेबल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि सलाद की फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, अगर घी की जगह इनकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेंगे,
और एनर्जी भी कम होगी, पेट भी हमारा भरा रहेगा और मोटापा भी कम से कम होगा। जी। डॉक्टर ये बताएं कि एक मोटे व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे मोटा आदमी है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाता, वो जितना मोटा होता जाएगा उतना उसको चलने फिरने में तकलीफ होगी। इसी तरह मेंटल आदमी को जब सोशल एक्टिविटीज़ में उठता बैठता है तो उसको अपने आप को फीलिंग्स ऐसी महसूस होती है कि वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसको फिजिकल मेंटल सारी प्रॉब्लम्स फिर इसको आने लग जाती है। जब मोटा होता है व्यक्ति तो क्या पूरा ओवरऑल मोटा होता है या सिर्फ टमी बढ़ती है? ये दो तरह की चीज़ें होती है मैम, एक तो सिर्फ टमी बढ़ने वाला मोटापा होता है और एक पूरे शरीर का मोटापा बढ़ना होता है। इसके लिए ही हमें जांच जरूरी है। कई बार व्यक्ति थायराइड की बीमारी होती है, पता नहीं लग पाता और मोटापा बढ़ता जाता है, मोटापा बढ़ता जाता है। तो जिसे ये एंडोक्राइनोलॉजी एग्जामिनेशन कहते हैं, तो हमें उसमें थायराइड, डायबिटीज़ ऐसी जांचें करा लेनी चाहिए जिसके अंदर जनरली सारी बॉडी का फैट बढ़ता है। जी। और ओबेसिटी के अंदर जो अपने हिंदुस्तान में है, सिर्फ पेट का वेट जो कि वेस्ट सरकमफ्रेंस से नापते हैं वो ज़्यादातर बढ़ता है। तो ओबेसिटी का अगर मेन सिम्टम अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा टमी बढ़ना। टमी बढ़ने और सबसे पहले वेट कहाँ शरीर के कौन से हिस्सों पर वजन आने लगता है, फैट चढ़ने लगता है? सबसे ज़्यादातर वेस्ट यानी कमर का वेट सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद ग्लूटियल रीजन्स जो होते हैं वो बढ़ने लगता है। फेस पे हो सकता है आखिरी के अंदर वेट बढ़ना चालू हो। थायराइड की अभी आपने बात कही, तो क्या जब गले में सूजन दिखाई दे या गला मोटा दिखाई दे तो उसे थायराइड का चेक करवा लेना चाहिए? बिल्कुल मैडम, थायराइड की तो किसी भी मोटे व्यक्ति में सबसे पहली जांच जो होती है वो थायराइड की करा लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड अगर मात्रा कम है, हार्मोन्स की मात्रा कम है, तो वो मोटापे का एक कारण होता है। जी। आफ्टर मेनोपॉज महिलाओं में भी ये इस बीमारी वापस आ जाती है, मतलब डिलीवरी के बाद तो होती है ओबेसिटी, लेकिन जब मेनोपॉज होता है तो उसके बाद भी उनका वजन बढ़ने लगता है। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स अपनी मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं और डाइटरी हैबिट्स भी और वॉकिंग वगैरह भी, फिजिकल एक्टिविटीज़ सब कम हो जाती है। ये सब कारण मोटापे का होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो भी टमी को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हमारे जो स्टोमक की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आप अगर उसमें पानी की मात्रा लें, बाद में लें या पहले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने अगर एक्सेस, क्योंकि जो पानी पिया जाता है वो हमेशा एक्सेस में पिया जाता है। आप पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप पानी पीते हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट हो गया, वही वेट बढ़ाने का कारण हो सकता है। और रही बात डाइटिंग की, गर्ल्स आजकल काफ़ी डाइटिंग करती हैं मोटापे से बचने के लिए, वो कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल नुकसानदायक है। अगर आप 3 टाइम डाइट नहीं लेते हैं या उपवास या व्रत करते हैं और अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो आमाशय या स्टोमक होता है उसके अंदर एक ग्रेलिन हार्मोन बनता है। जब हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उस हार्मोन की मात्रा जब हम खाना वापस शुरू करते हैं या व्रत तोड़ते हैं तो उस हार्मोन की मात्रा डबल हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही हम उस व्रत या फास्ट को तोड़ करके खाना शुरू करते हैं, उस हार्मोन जो कि एपेटाइट को बढ़ाता है, जो भूख को बढ़ाता है, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और इसकी वजह से हम और ज़्यादा खा पाते हैं। डॉक्टर ये बताएं कि आजकल मार्केट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये दावा करती हैं कि हम इतने दिनों में ये इतना वज़न घटा देंगे। कई तरह की ऐसी बेल्ट आ रही हैं जिसे लगाने पर टमी कम होती है, कुछ इस तरह के लोशन भी देते हैं जो टमी को कम करने में हेल्प करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये मैम, ये बिल्कुल ये है कि लिमिटेड दिनों के लिए है। जैसे कि आपने वेट एकदम से कम कर दिया, इसमें डाइट भी की, एक्सरसाइज भी की, और आपने जैसे ही वो छोड़ा तो आपका एक तो हार्मोन्स कंट्रोल वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज डाइट जैसे छूटती है वो मोटापा उससे भी डबल बढ़ने लगता है। तो अगर आप रेगुलरली ये एक्टिविटीज़ करें, ना कि आप 15 दिन में घटाएं, 20 दिन में घटाएं, 1 महीने में घटाएं, एक बार तो घट जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने इसको मेंटेन नहीं किया तो वो और ज़्यादा हानिकारक होता है। जिम जाना कहाँ तक सही है इसके लिए? सेम चीज़ यही है, अगर आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं, चाहे जिम की फॉर्म में करें, चाहे वॉक की फॉर्म में करें, चाहे स्विमिंग की फॉर्म में करें, अगर एनर्जी खर्च हो रही है और आपका इनपुट कम है तो अपने आप वेट घटेगा। आप कुछ दिनों के लिए जिम गए और आपने अपनी बॉडी का वेट तो कम कर लिया, फेट भी कम कर लिया, और जैसे ही आपने जिम छोड़ी फिर आपने अपने एनर्जी पे कंट्रोल नहीं किया तो वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो या तो ये चीज़ें शुरू ना करें, और शुरू करें तो रेगुलर करते रहें। बिल्कुल मैम, और नहीं जा पाएँ तो घर में कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करनी बिल्कुल चाहिए कर कि सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं? देखिए मैडम, सबसे अच्छा तो है आप मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक करें,
कम से कम 2 या 3 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक। फिर जिस तरह के मैंने बताया कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डाल दें कि जहाँ भी जाना है आप पैदल चलने की कोशिश करें, लिफ्ट से ना जाएं, सीढ़ियों चढ़ें, जहाँ भी हो, घर पे भी हो, अगर मान लो 1 घंटा भी अगर साइकिलिंग कर लें आप बीच में। डॉक्टर आपसे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। डॉक्टर ये बताएं कि ओबेसिटी को कम करने के लिए सर्जरी कितनी उपयुक्त है? जब मोटा आदमी डाइट से, एक्सरसाइज से, बिहेवियरल थेरेपी, फार्माकोथेरेपी से थक जाता है और वो इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी मोटापा नहीं घटा पाता है, तब हमें इसको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। जी, और सर्जरी का आप क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? सर्जरी के लिए हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप इसको डाइट से कम करें, एक्सरसाइज से कम करें, आप अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह की बना के रखें कि इससे मोटापा कम हो जाए, क्योंकि हमें सर्जरी के बाद भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी में आप लोग क्या करते हैं? सर्जरी देखो 2-3 तरह की सर्जरीज हम जनरली करते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन सर्जरीज आजकल है बेंडिंग, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बाईपास। बेंडिंग मीन्स जो अपना आमाशय होता है उसके ऊपरी हिस्से में एक बैंड लगा देते हैं। उस बैंड का कनेक्शन पेट के निचले हिस्से में एक चैनल से लगा देते हैं, जिसके अंदर वो बैंड टाइट या लूज़ किया जाता है। व्यक्ति को हमें मोटापे के हिसाब से इस तरह को कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो बैंड टाइट हो जाए तो मोटा आदमी जो भी होगा वो खाने की मात्रा कम खा पाएगा। जैसे उसको भूख लग रही है 2 रोटी की, तो वो उसमें आधी रोटी से ही उसका पेट भर जाएगा। इसे कहते हैं बेंडिंग। लेकिन इसके लिए रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। वो बैंड कभी भी टाइट या लूज किया जा सकता है। आदमी जब चाहे उसको लूज़ कराना कि मुझे ज़्यादा खाना खाना है तो वो लूज़ भी करा सकता है, लेकिन इसके लिए रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरी होती है। अगर आदमी सोचे कि आज मैंने बेंडिंग करा ली और मैं अपने आप चले जाऊं, लेकिन उसको डॉक्टर्स की विजिट, रेगुलर विजिट होती है। बेंडिंग में कितना समय लगता है इस सर्जरी में? सर्जरी के अंदर आधा से 1 घंटे के बीच में सर्जरी हो जाती है, लेकिन उसका रेगुलर फॉलोअप उसको सालों तक करना पड़ता है। दूसरा प्रोसीजर जो सबसे कॉमन आज के दिनों में हो रहा है वो हो रहा है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। हम आमाशय का जो कैपेसिटी है उसकी 80% कैपेसिटी यानी 80% आमाशय को हम काट करके अलग बाहर निकाल देते हैं। तो आमाशय की जो क्षमता होती है वो अपनी बॉडी के अंदर 20% ही रहती है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर वो जो हार्मोन्स वाला, जो एपेटाइट वाला हार्मोन्स है वो हम काट करके अलग कर देते हैं। अब उसकी जो ट्यूब की कैपेसिटी है वो हम 80 से 100 ml तक ही रखते हैं। तो एक समय में आदमी जो खाना खाता है वो 80 से 100 ml से ज़्यादा नहीं खा सकता। नंबर 2, उसके अंदर जो हार्मोन्स वाला पार्ट है वो हम निकाल देते हैं, जिससे मरीज को भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगेगी, खाना 80 से 100 ml ही एक बार में खा पाएगा, तो इससे धीरे धीरे वेट डिक्रीज होता जाएगा। जी डॉक्टर, यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि जब वृद्धावस्था आती है तो वैसे भी आदमी की भूख कम हो जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति का क्या होता होगा जो ये वाली सर्जरी कराता है? जब उसे अभी भूख कम लग रही है तो अपने जो वृद्धावस्था वाले दिन होंगे उसमें वो कैसे रहेगा फिर? वो अपने आप मेंटेन हो जाता है, क्योंकि जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। वो आमाशय के अंदर हम जितना उसमें खाना डालता जाएंगे बैलून की तरह फूलता जाता है। लेकिन यंग पेशेंट्स के अंदर हम इसीलिए एडवाइस करते हैं कि उसको 80 से 120 ml ही खाना है और साथ में उसकी रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करनी आती है। अगर वृद्ध अवस्था है उसमें वैसे ही भूख कम हो जाती है, बाकी सिस्टम्स भी वीक पड़ जाते हैं, तो वो ऑलरेडी कम खा पाता है, लेकिन स्टमक से उससे कोई रिलेशंस नहीं होता है, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, तीसरी सर्जरी के बारे में बताएं आप। तीसरी सर्जरी बाईपास होती है, जिसके अंदर की मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 130 kg, 140 kg, 150 kg, उनके लिए बाईपास किए जाते हैं। उसमें हम स्टमक की कैपेसिटी, जो आमाशय की कैपेसिटी है, वो सिर्फ 30 ml का पाउच रखते हैं और उसमें कम से कम 100 से 150 फीट आंत का जो पोर्शन है वो हम बाईपास कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, जिससे कि अपना खाना डाइजेस्ट ही ना हो। हम पहले तो कुछ भी खाएंगे तो वो 30 ml ही हम खा पाएंगे। नंबर 2, जो भी खाना खाएंगे उसमें पाचन की शक्ति यानी एब्जॉर्प्शन की पावर
वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि 100 से 150 फीट आंत का पोर्शन हम यूज़ में नहीं लेते हैं। मतलब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को भी टच करते हैं आप इसमें? बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन बिल्कुल अलग करके अलग रख देते हैं, 100 से 150 फीट पोर्शन, तो जो उसमें एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से कैलोरीज अपनी बॉडी में बहुत कम पहुंच पा जाती है। तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी सर्जरी है अभी? आज के टाइम में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें कि आधा से 1 घंटा प्रोसीजर में लगता है। जितनी भी यंग गर्ल्स हैं जिनकी शादी की वजह से या मोटापा इतना बढ़ गया कि फिजिकल एक्टिविटीज़, सोशल बिहेवियर, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आज के टाइम में ज़्यादा हो लगे। एक प्रॉब्लम्स उसमें ये हो सकती है कि अगर पेशेंट्स, आपने सर्जरी कर दी और उसके बाद भी अगर उसने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, चॉकलेट्स खाया जा रहा है, फेट खाया जा रहा है, तो ये सर्जरी नुकसानदायक है। अदरवाइज़ ये सर्जरी इतनी इजी है कि आप आधा से 1 घंटे में सर्जरी करें, 24 घंटे के अंदर हम मरीज़ को डिस्चार्ज की तैयारी कर देते हैं। नेक्स्ट डे उसको पानी वानी पिलाना चालू कर देते हैं और उसके बाद में करीबन 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको अपनी नॉर्मल डाइट पे ले आते हैं। ये जितनी भी सर्जरी अभी आपने सजेस्ट की है, तो कौन कौन से व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी आज हम हमारे एसएमएस सेंटर पर बहुत कम दरों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, जैसे बेड चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस। यहाँ हमारी कॉस्ट 70 से 80 हज़ार के बीच में हो जाता है। आज की ये बाहर जो है यही कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में होता है। डॉक्टर ये बताएं कि लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोसक्शन भी ओबेसिटी का ही एक ट्रीटमेंट पार्ट है। लाइपोसक्शन के अंदर मेनली चर्बी, जो लोकलाइज चर्बी होती है, मीन्स किसी पोर्शन की, विशेष पोर्शन की अगर चर्बी बढ़ जाती है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर ग्लूटियल रीजन्स होते हैं, बटक्स होते हैं, उनके अंदर अगर चर्बी बढ़ जाती है तो उस चर्बी को सिर्फ लोकलाइज पोर्शन को ही निकाल करके उसका फिगर मेंटेन किया जाता है, वो लाइपोसक्शन होता है। जी,